Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, this is the ninth, means last part of this chapter 2, that is Resources of India, part 2. Today, we are going to start from page number 41, that is Natural Gas. So, students, let us begin the chapter with its continuation. So, natural gas. Natural gas is a useful resource of energy. Natural gas energy का सबसे useful resource है. It's very useful resource of energy. Its demand is increasing day by day. और इसकी जो demand है वो day by day increase हो रही है. नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. द रीजन फॉर इट्स इंक्रीजिंग डिमांड्स आर एज फॉलोज. और जो इसकी डिमांड्स के इंक्रीज होने के जो रीजंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. द फर्स्ट रीजन इज its production and distribution is easy and less expensive and need less space for storage. It means कि इसका जो प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, ये लेस एक्सपेंसिव होती है और इसमें इसके स्टोरेज के लिए कम स्पेस की जरूरत होती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है इट इज कंबस्टिबल, ऑयरलेस, स्मोकलेस. इट मीन्स कि ये ज्वलनशील, मीन्स कि कंबस्टिबल मीन्स क्या होता है, एबल टू कैच फायर, जो जल्दी आग पकड़ ले. ठीक है. तो जो जल्दी आग पकड़ ले उसे बोलेंगे कंबस्टिबल. तो ये कैसी होती है, ज्वलनशील होती है ना, और इसमें स्मेल नहीं होती है, गंध रहित होती है, इसमें स्मेल नहीं होती है, और स्मोकलेस होती है जिसमें धुआं नहीं होता है. देयरफॉर इट इज यूज्ड, इट इज द बेस्ट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग द हाउसेस. इसीलिए ये बेस्ट फ्यूल होता है कुकिंग के लिए और हाउसेस को हीट करने के लिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट, देयर इज नो एश और डस्ट आफ्टर यूज्ड. इट मीन्स कि यूज करने के बाद धूल या राख नहीं होती है. ठीक है. देयर इज नो एश और डस्ट आफ्टर यूज्ड. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट इज कंबस्टिबल इन इट्स नेचुरल फॉर्म. ये अपने नेचुरल फॉर्म में क्या होती है, कंबस्टिबल होती है, मीन्स ज्वलनशील होती है, जो जल्दी आग को पकड़ लेती है. इट इज इन नेचुरल फॉर्म, ये नेचुरल फॉर्म होता है इसका. Now, apart from its use in the houses as source of energy, it is also used in petrochemical industries and industries producing fertilizers and electricity. नेचुरल गैस का यूज घर में उपयोग करने के अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज में भी होता है. 60% of it is used in fertilizers industries, 20% in the production of electricity, and 15% in internal uses, and 5% is used in the other activities. It means कि इसका 60% पार्ट फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में, 20% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, एंड 15% इंटरनल यूजेस एंड 5% अदर एक्टिविटीज में इसका यूज होता है. तो ये बहुत important useful resource है एनर्जी का. Now, natural gas producing areas and production. In India, natural gas is found along with mineral oil or petroleum. In our country, the reserves of natural gas are estimated to be 750 crore cubic meters. इंडिया में नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है. हमारे देश में नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो 750 करोड़ क्यूबिक मीटर्स एस्टिमेट किए गए हैं. गैस रिजर्व्स आर फाउंड नियर त्रिपुरा, गुजरात एंड वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया. जो गैस रिजर्व हैं वो त्रिपुरा और गुजरात और वेस्टर्न कोस्ट के पास जो है इंडिया में पाए जाते हैं. गैस रिजर्व्स आर आल्सो एस्टिमेटेड इन कावेरी एंड गोदावरी रीजन्स. जो गैस के रिजर्व्स हैं वो कावेरी और गोदावरी रीजन्स में भी एस्टिमेटेड किए गए हैं. प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन द कंट्री इज लेस कंपेयर टू इट्स रिजर्व्स. इट मीन्स कि जो नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो देश में उसके रिजर्व से इसके रिजर्व्स की तुलना में बहुत कम है. टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2005 and 6 was 31 बिलियन क्यूबिक मीटर. टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो था इंडिया में वो 2005 और 6 में 31 बिलियन क्यूबिक मीटर था. नेचुरल गैस इंपोर्टेड एंड प्रोड्यूस इन द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस. देश में प्रोडक्टिव और इंपोर्टेड गैस को देश के भीतरी भागों में पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. Electricity, due to its several characteristics, is more useful power resource as compared to other primary source of energy like coal, mineral oil and natural gas. Electricity अपनी कुछ विशेषताओं के कारण पावर सबसे important और यूजफुल पावर रिसोर्सेस है
दूसरे प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी के कंपैरिजन में, जैसे कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पावरफुल और यूजफुल पावर रिसोर्स है। इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इजी टू डिस्ट्रीब्यूट, इजी टू यूज, लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड पॉल्यूशन फ्री। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट लो होती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट इजी किया जा सकता है, इजीली इसको यूज किया जा सकता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, पॉल्यूशन फ्री होती है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी यूजफुल। ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इट हैज बिकम द बेसिक नेसेसिटी ऑफ कॉमन मैन। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये हर कॉमन मैन की बेसिक नेसेसिटी, एक बेसिक जरूरत बन गई है। Its demand has energy is increasing rapidly in agriculture, industry, transport as well as domestic sector. इसकी डिमांड जो है एक एनर्जी के रूप में इंक्रीज हो रही है तेजी से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक सेक्टर्स में। देयर आर 4 सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टोटल 4 सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। द फर्स्ट इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी एंड द फोर्थ इज गैस एंड नेचुरल ऑयल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 4 टोटल 4 सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। Apart from this, electricity is also generated from solar energy, biogas, sea waves and geothermal energy. इन सब के अलावा इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी, बायोगैस, सी वेव्स और जियोथर्मल एनर्जी से भी जनरेट की जाती है। फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, जनरेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज इन इंडिया। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इनका जो यूज है वो इंक्रीज हो गया इंडिया में, ये बहुत इंक्रीज भी हो गई है। These sources contribute 82.14% and 4% respectively in the generation of electricity. ये जो सोर्सेस है पावर के, ये 82.14% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और 4% जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन इंडिया 25% इज यूज इन डोमेस्टिक सेक्टर। इंडिया में 25% डोमेस्टिक सेक्टर में यूज किया जाता है, 25% इन एग्रीकल्चर सेक्टर, 25% एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया जाता है एंड 33% इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड 33% इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज किया जाता है एंड रिमेनिंग इज यूज फॉर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट एंड अदर पर्पस। और रिमेनिंग का जो यूज है वो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट अदर पर्पस में यूज किया जाता है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज्ड रैपिडली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट मीन्स कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो गया है एंड कोल एंड नेचुरल गैस आर मेनली यूज फॉर जनरेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कोल एंड नेचुरल गैस जो है वो मेनली थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अर्लियर द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑलमोस्ट इक्वल। जो अगर पहले की बात करें तो पहले जो था थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन था वो दोनों ही इक्वल था, बट फ्रॉम 1980 एंड 81 द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज रैपिडली। लेकिन 1980 और 81 में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया बहुत तेजी से, वेयर एज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट स्टेबल एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्लो। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टेबल नहीं था और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्लो था। प्रोडक्शन स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो प्रोडक्शन स्टेटस जो है इलेक्ट्रिसिटी का टेबल में हम देख सकते हैं, वी कैन सी द टेबल। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया 10 लाख किलोवाट। तो हम ईयर वाइज देख सकते हैं अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन हम देख सकते हैं। तो वी कैन सी द प्रोडक्शन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। नाउ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC was set up in 1975 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थर्मल पावर ऑफ सेंट्रल रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनटीपीसी की स्थापना थर्मल पावर के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल रीजन के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हेतु 1975 में हुई। प्रेजेंटली एनटीपीसी हैज इट्स to its credit 12 coal based thermal power projects and 7 gas based projects. It means कि at present NTPC कोयला आधारित 12 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और 7 गैस बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो संचालित कर रही है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स आर एस फॉलो। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के कुछ नेम्स दिए गए यहाँ पर। द फर्स्ट इज सिंगरौली मध्य प्रदेश, सेकंड इज कोरबा छत्तीसगढ़, थर्ड इज रामगुंडम तेलंगाना, फोर्थ इज फरक्का वेस्ट बंगाल, फिफ्थ इज विंध्याचल मध्य प्रदेश, सिक्स्थ इज रेहंद
Uttar Pradesh, and 7th is Dadri, Uttar Pradesh, 8th is Kahalgaon, Bihar, 9th is Talchar, Orissa, 10th is Uchahar, Uttar Pradesh, and 11 is Badarpur, Delhi. These are the thermal power projects. Now, next is hydroelectricity. Hydroelectricity is a permanent source of power. Hydroelectricity एक permanent source of power है. It is a permanent source of power. Hydroelectricity will be produced till there is a water on the earth. Hydroelectricity तब तक produce की जाएगी जब तक earth पे water रहेगा. It is produced from the running water by turbines. It is produced from the natural waterfall or artificial falls are made by constructing a dam. The geographical conditions necessary for the production of hydroelectricity are perennial rivers. Regular flow of water throughout the year. Rivers should have natural waterfalls or should be favorable for the construction of dams. Quantity of debris should be less in the rivers. Availability of transport facilities, sufficient capital, trained staff, availability of machines, areas of consumption should be near the production units because transmission of power so long distance cover loss of electricity. It means कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी रनिंग वाटर से टरबाइन चलाकर प्रोड्यूस की जाती है. इसे नेचुरल वाटरफॉल से प्रोड्यूस किया जाता है या या और डैम को कंस्ट्रक्ट करके आर्टिफिशियल वाटरफॉल से भी प्रोड्यूस की जाती है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन हेतु कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस इस प्रकार हैं. नदियां पर्याप्त जल के साथ बहती हों. ठीक है, जो रिवर्स है वो वर्ष भर पूरे साल पर्याप्त जल के साथ सफिशिएंट वाटर के साथ बहती हो. ठीक है, रिवर्स नेचुरल वाटरफॉल्स बनाती हो अथवा डैम कंस्ट्रक्शन के लिए अनुकूल हो. नदियों में मल की मात्रा कम से कम हो. ट्रांसपोर्टेशन के लिए सोर्सेस अवेलेबल हो. सफिशिएंट कैपिटल, ट्रेन्ड स्टाफ, मशीन्स की अवेलेबिलिटी हो. कंजप्शन एरियाज प्रोडक्शन यूनिट्स के पास हो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है. ठीक है, द कंडीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर फेवरेबल इन इंडिया. ठीक है, भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग एरियाज. फर्स्ट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1902 एट शिव समुद्रम इन कर्नाटक. फर्स्ट हाइडल पावर स्टेशन इंडिया में 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम क्षेत्र में स्थापित किया गया था. India is divided into 5 regions on the basis of tidal power production. इंडिया को 5 regions में डिवाइड किया जाता है किसके बेसिस पर? हाइडल पावर प्रोडक्शन के बेसिस पर. द फर्स्ट इज नॉर्दर्न रीजन कंट्रीब्यूट 35%. नॉर्दर्न रीजन 35% कंट्रीब्यूट करता है. वेस्टर्न रीजन 12% कंट्रीब्यूट करता है. सदर्न रीजन 44% कंट्रीब्यूट करता है. ईस्टर्न रीजन 7% कंट्रीब्यूट करता है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2% कंट्रीब्यूट करता है इन द टोटल हाइडल पावर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री. देश के कुल हाइडल पावर प्रोडक्शन में हाइडल पावर इन द कंट्री इज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC which was established in the 1975. हाइडल पावर जो है कंट्री में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो 1975 में स्टैब्लिश किया गया था. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने मार्क किए हैं. It has completed construction of 8 hydroelectric projects till 2006 और NHPC ने अभी तक 8 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2006 तक NHPC ने 8 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है. ठीक है, कौन से विज आपको पढ़ेंगे, हम इनको रीड करेंगे. जैसे आपका है बैरासिडल हिमाचल प्रदेश, लोकतक है आपका मणिपुर, सलाज स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड जम्मू एंड कश्मीर. इसके बाद टनकपुर है आपका उत्तराखंड. ठीक है, इसके बाद है चमेरा स्टेज फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, उरी जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट है रंगीत स्टेज सेकंड सिक्किम. इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री आर गिवन इन द टेबल. कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं डिफरेंट स्टेट्स के कंट्री में जो टेबल में दिए गए हैं. Now students, important hydroelectric projects in India. Important hydroelectric projects हैं इंडिया में. पंजाब में है आपका बाखराइट, देहर और पोंग. हिमाचल प्रदेश में है बेइरा स्यूल. जम्मू एंड कश्मीर लोअर झेलम और है सलाल.
इसके बाद राजस्थान में है राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश रेहंद, यमुना स्टेज 2 चिल्का, ओबरा और रामगंगा। गुजरात में है आपका, गुजरात में उकाई, मध्य प्रदेश में गांधी सागर, महाराष्ट्र में कोयना, आंध्र प्रदेश लोअर आंध्र प्रदेश में है लोअर सुरेउ, इसके बाद है नागार्जुन सागर, ठीक है, इसके बाद है श्रीसेलम। कर्नाटक में है शरावती और काली नदी। इसके बाद नेक्स्ट केरला में है इदुक्की और साबिरीगिरी। तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे तो वहां पर है कुंडा 125 मैटूर पेरियार। झारखंड में है आपका स्वर्ण रेखा और उड़ीसा में है आपका बाली मेला और हीराकुंड। वेस्ट बंगाल में है दामोदर, ठीक है, और मणिपुर में है लोकतक, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। नाउ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। यूज ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1969। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना 1969 में स्टार्ट हुआ। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकोनियम minerals are used to produce nuclear energy. India possesses largest reserve of these minerals. यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकोनियम मिनरल्स का यूज न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में होता है। भारत में ये मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं। Therefore, nuclear electricity can be easily produced in India. इसलिए भारत में न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इजिली प्रोड्यूस हो सकती है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इजिली प्रोड्यूस हो सकती है इंडिया में, ठीक है। इन इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1945 एंड इन 1954 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। प्रेजेंटली 5 प्रोजेक्ट्स आर वर्किंग इन द कंट्री व्हिच आर मेंशन्ड इन द ब्लॉग। भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1945 में स्थापित हुआ तथा 1954 में भारत सरकार ने एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की शुरुआत की। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटली 5 प्रोजेक्ट्स कंट्री में काम कर रहे हैं जो ब्लॉक में मेंशन है। ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट है तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, सेकंड है कोटा राजस्थान, थर्ड है कलपक्कम तमिलनाडु, फोर्थ है नरोरा उत्तर प्रदेश एंड द फिफ्थ इज काकरापार गुजरात। Apart from this, कैगा कर्नाटक एंड रावत भाटा राजस्थान आर ऑल्सो वर्किंग। इन सब के अलावा, इन पांचों के अलावा कैगा कर्नाटक में और रावत भाटा राजस्थान भी वर्किंग कर रहे हैं। Now, non-conventional source of energy. First is solar energy. Energy received from sunlight is known as solar energy. Sunlight से जो energy receive की जाती है उसे हम बोलते हैं solar energy. It can be used directly and can also be used by converting it into electricity. Solar energy जो है means कि सूर्य की धूप से प्राप्त एनर्जी का सीधा उपयोग भी किया जाता है तथा इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके भी उपयोग किया जाता है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन हीटिंग वाटर, कुकिंग, स्पेस हीटिंग, ड्राइंग वाटर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, पावर जनरेशन, राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स एज लाइट इन रनिंग ऑफ मशीन्स। इन सब में सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। Solar thermal energy is generated with the help of solar collectors and receivers, whereas solar energy is converted into electricity by solar photovoltaic cell technology. Electricity generated by solar energy used for commercial purpose nowadays in distant village of India where electricity is not available, solar energy is used for different purpose. More than 9,80,000 solar electricity producing units have been installed in the country, aggregating to capacity of 96 megawatt. सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स एवं रिसीवर्स की हेल्प से भी जनरेट की जाती है, जबकि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्राप्त करने हेतु फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सोलर एनर्जी से प्राप्त बिजली का यूज प्रेजेंट में कमर्शियल पर्पस पर भी किया जाने लगा है। भारत के दूर दराज के गाँव में जहाँ बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी को अति सरलता से कई कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। आज देश में 96 मेगावाट कैपेसिटी की 9,80,000 से अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो देश में स्थापित की गई हैं। नाउ नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड बाय फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। फास्ट मूविंग विंड से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे विंड एनर्जी कहते हैं। मैन हैज बीन using speed of wind for agriculture and transportation from the beginning of civilization. Wind energy is also used to get underground water through windmills.
Potential of wind energy in India is estimated to be 45,000 megawatt. Presently, it has a capacity of producing 1340 megawatt of electricity. The center for 1340 megawatt of electricity. विंड की स्पीड का यूज एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन में मनुष्य बहुत पहले से करता हुआ आ रहा है. विंड एनर्जी का यूज विंड मिल्स के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त करने में किया जाता है. भारत में विंड एनर्जी की पोटेंशियलिटी 45,000 मेगावाट की है. प्रेजेंट में से 1340 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है. The Center for Wind Energy has been established in Tamil Nadu and Kerala in southern India. जो सेंटर है विंड एनर्जी का उसे तमिलनाडु और केरला के सदर्न इंडिया में स्टैब्लिश किया गया है एंड इन गुजरात एंड वेस्टर्न इंडिया में स्टैब्लिश किया गया है. कंटिन्यूटी ऑफ विंड स्पीड इज गुड एट सी कोस्ट, देयरफॉर कोस्टल एरियाज आर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी. विंड स्पीड की जो कंटिन्यूटी होती है वो सी कोस्ट पे बहुत अच्छी होती है, इसलिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं विंड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बायोमास एनर्जी. So, energy produced from the residues of agriculture, forest, animals, industries and other waste is called biomass energy. It is produced in both the form gas and electricity. Cow dung, human excreta and other organic waste are used to produce gas. These wastes are kept in anaerobic atmosphere to produce methane gas. This is a cheap and pollution-free source of energy. This is called biogas. Waste left after the production of gases uses ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर प्लांट्स. मीन्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल इंडस्ट्रीज के रेसिड्यूज और अदर वेस्ट से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे बायोमास एनर्जी कहते हैं. बायोमास एनर्जी गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के फॉर्म में प्राप्त की जाती है. काउडंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज गैस को प्रोड्यूस करने में किया जाता है. इन्हें ऑक्सीजन रहित एटमॉस्फेयर में सड़ाकर मीथेन गैस प्राप्त की जाती है. ये गैस सस्ती पड़ती है और इसके जलने से पॉल्यूशन नहीं होता है. इसे बायोगैस कहते हैं. इसके प्रोडक्शन के बाद शेष बचा हुआ वेस्ट पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोगी होता है. द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय बायोमास इज 19,500 मेगावाट एंड प्रेजेंटली द टोटल प्रोडक्शन इज 292 मेगावाट. जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है बायोमास से हुई है. अरे यार नाउ next is biomass energy. Energy produced from the residues of agriculture, forest, animals, industries and other waste is called biomass energy. It is produced in both the forms gas and electricity. Cow dung, human excreta and other organic waste are used in produce gas. These wastes are kept in anaerobic atmosphere to produce methane gas. This is a cheap and pollution-free source of energy. This is called biogas. Waste left after the production of gases uses organic manure for plants. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, इंडस्ट्रीज के रेसिड्यूज और अदर वेस्ट से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे बायोमास एनर्जी कहते हैं. बायोमास एनर्जी गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के फॉर्म से प्राप्त की जाती है. काउडंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज गैस को प्रोड्यूस करने में किया जाता है. इन्हें ऑक्सीजन रहित एटमॉस्फेयर में सड़ाकर मीथेन गैस प्राप्त की जाती है. ये गैस सस्ती पड़ती है और इसके जलने से पॉल्यूशन नहीं होता. इसे बायोगैस कहते हैं. इसके प्रोडक्शन के बाद शेष बचा हुआ वेस्ट पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोगी होता है. द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय बायोमास इज 19,500 मेगावाट. जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बायोमास से उसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी 19,500 मेगावाट और प्रेजेंटली द टोटल प्रोडक्शन इज 292 मेगावाट. और जो टोटल प्रोडक्शन होता है प्रेजेंटली वो कितना है 292 मेगावाट. Mega cities have been identified for the production of this energy as tons of waste per day is generated here. भारत के महानगरों को इस एनर्जी के विकास हेतु आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि यहाँ प्रतिदिन हजारों टन कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है. Now next is geothermal energy. The interior of the earth is very hot. Energy generated from this heat is called geothermal energy. जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो बहुत गर्म है और इस हीट से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग्स ऑफ हॉट वाटर एंड वाटर बॉडीज. इस एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स और वाटर बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है. देयर आर अबाउट 340 वाटर बॉडीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और लगभग 340 वाटर बॉडीज जो है हमारी कंट्री में हैं. The important water bodies which produce electricity are situated in northwest हिमाचल and west coast. जो important water bodies हैं जो electricity produce करती हैं वो northwest हिमाचल और west coast पे established हैं.
Puga in Jammu Kashmir, Mountain Valley of Himachal Pradesh and Western Coastal Area are producing geothermal energy. और ये जो एरियाज हैं जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं. अ प्लांट टू प्रोड्यूस 300 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलपिंग इन तातापानी छत्तीसगढ़. एक प्लांट जो है 300 किलोवाट प्रोड्यूस करने का इलेक्ट्रिसिटी के वो तातापानी छत्तीसगढ़ में डेवलप हो रहा है. द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी इज कंट्रोल्ड बाय नेशनल जियोथर्मल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? नेशनल जियोथर्मल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के द्वारा. अपार्ट फ्रॉम अबव नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइडल एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन इंडिया. इन सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अलावा इन सब के अतिरिक्त टाइडल एनर्जी जो है वो भी इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेस. पावर रिसोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट इकोनॉमी. पावर रिसोर्सेस हमारी प्रेजेंट इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमी. ये हमारी प्रेजेंट इकोनॉमी का बेसिस है. एज ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. सिमिलरली डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एसेट्रा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पावर रिसोर्सेज. जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है, इसी तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है इकोनॉमी के, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये पावर रिसोर्सेज के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए देश में अवेलेबल जो भी सारे पावर रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. सो दैट फ्यूचर नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज. और जो फ्यूचर नीड्स हैं वो पावर रिसोर्सेज के सही अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन के ऊपर ही निर्भर हो सकती हैं. तो फ्यूचर नीड्स सभी पूरी हो सकती हैं अगर हम उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे. एंड वी कैन गेट एनर्जी इन फ्यूचर विदाउट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट. और हम एनर्जी गेट कर सकते हैं फ्यूचर में बिना एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किए हुए. सो फॉलोइंग मेजर्स कैन बी डन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज. द फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिग्रेडेबल सोर्सेज शुड बी लिमिटेड. मीन्स डिग्रेडेबल सोर्सेज पर आधारित एनर्जी का यूज लिमिटेड किया जाना चाहिए. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी डेवलप्ड रैपिडली. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को रैपिडली मतलब तेजी से डेवलप करना चाहिए. द एनर्जी जनरेटेड इन द कंट्री शुड बी ट्रांसमिटेड प्रॉपर्ली सो दैट देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. जो एनर्जी जनरेट की गई है कंट्री में, देश में, उसका ट्रांसमिशन प्रॉपर्ली किया जाना चाहिए ताकि एनर्जी का लॉस जो है वो ट्रांसमिशन के दौरान न हो. एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज फॉर विच पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड. एनर्जी रिसोर्सेज का सही यूज किया जाए ताकि इस हेतु पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करना चाहिए. एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस बाय पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स. एनर्जी जो है वो पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस की जानी चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Conservation of energy resources is important as they are not only the means of fulfillment of our necessity but are the basis of overall development of a nation. Means कि energy का जो conservation है, energy resources का conservation important है क्योंकि जो एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज दे आर नॉट ओनली द मीन्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ आवर नेसेसिटी बट आर द बेसिस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. मतलब जैसे कि वो सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का ही साधन नहीं है बल्कि हमारे देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के का भी बेसिस है. मतलब जो एनर्जी रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का ही साधन नहीं है, हमारी ज़रूरतों को ही पूरा करने का मीडिएटर नहीं है, बल्कि हमारे नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट का भी बेसिस है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 2. The first question is stick the correct answer. The first is largest producer of rubber in India is. The answer is Kerala. Second question, blue revolution is related to, that is fish production. Question third, which of the following is not a type of iron ore? The answer is bauxite. Fourth, Madhya Pradesh ranks first in the production of which of the following minerals? That is diamond. Now fill in the blanks. The first fill up is yellow revolution is related to, that is answer is edible oil and oil seeds. तो first fill up का आंसर है edible oil and oil seeds. Second, white revolution propagated in India, that is milk production. तो second fill up का आंसर है milk production. Now third fill up है आपका which state has the highest yield per hectare of wheat? The answer is Punjab. तो पंजाब स्टेट आएगा थर्ड का आंसर. फोर्थ फिलअप है
फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट ऑफ इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन। तो ये तो क्लियर है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ फिलअप का मध्य प्रदेश। नाउ मैचिंग स्टूडेंट्स, नाउ मैचिंग। अब आपका मैच करेंगे मेज। फर्स्ट आएगा कर्नाटक, ठीक है। सेकंड टी का आएगा असम। कॉटन, कॉटन का आएगा गुजरात। फोर्थ है राइस, राइस का आएगा आपका वेस्ट बंगाल। और टोबैको का आएगा आपका फिफ्थ आएगा आंध्र प्रदेश। सो इट्स द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। सो थैंक यू।